गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते क्लास। सॉरी लेट हो गया। तो देखिए, पहला न्यूज़ क्या है पर्टिकुलरली, बैंकिंग वाले ही न्यूज़ लेके मोस्टली। देखिए, आप जब बैंकिंग वाली न्यूज़ करते हो ना, तो थोड़ा फोकस्ड वे से करो क्योंकि वो वैसे ध्यान में नहीं रहे। ठीक है। तो पहले यहाँ पे कुछ तो हेडिंग दी है। सेबी ने कुछ तो किया होगा, उस वजह से न्यूज़ आई है। तो सेबी इश्यूज रूल्स फॉर डिस्क्लोजर ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अप्रूवल। मतलब हेडिंग से एक ब्रॉडली ध्यान में आ रहा है कि रिलेटेड पार्टी रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। मेरे को एक बात बताओ, अभी यहाँ पे किसने नादानिया मूवी देखी है क्या? अभी रिसेंटली आई है सैफ अली खान की। उसके मीम्स देखे हैं क्या? मीम्स क्या चल रहा है उस बारे में? तो वो मूवी है ना, बहुत गंदी बनी है। क्योंकि क्या हो गया था उसमें, एक नॉन ट्रेंड एक्टर को लिया गया है, सैफ अली खान के लड़के को, और उसके बेसिस पे वो पूरी पिक्चर मतलब एक रोमांटिक लव स्टोरी मूवी बनाई गई है। तो वैसे ही इससे भी रिलेटेड न्यूज रिलेटेड उस चीज का क्या काम है मैं बताता हूँ। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है, या कोई कहाँ पे भी नेपोटिज्म चलता है। जैसे अगर आपका कोई पहचान का होगा तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपको बैकडोर एंट्री मिल जाएगी। वैसे ही केस में ये सेबी की न्यूज है। तो इसमें क्या हुआ था, अब ये न्यूज को एकदम आप हेडिंग देख के समझ नहीं पाओगे कि पर्टिकुलरली क्या बोलना चाहता है। तो इसकी बैक स्टोरी ऐसी है कि 2014-15 में एक सन फार्मास्यूटिकल नाम की एक कंपनी थी। तो उसमें क्या हुआ था हम देखते हैं पहले, बाद में इस न्यूज पे आएंगे, नहीं तो समझेगा नहीं। तो एक सन फार्मास्यूटिकल नाम की कंपनी थी। तो अभी क्या होता है, आपने कंपनीज एक्ट का नाम सुना होगा। तो एक कंपनीज एक्ट है। हाँ, 2013 में का। तो इस एक्ट के तहत क्या है कि आप जब भी अगर कोई रिलेटेड पार्टी मतलब आपको अगर कोई पहचान वाला आदमी है जिसके साथ आप कुछ तो ट्रेड वगैरह मतलब आपके शेयर्स का व्यवहार कर रहे होगे, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है पहले तो। तो ये कंपनीज एक्ट में ये चीज थी कि आपको जब भी कोई रिलेटेड पार्टी के साथ में आप अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। जैसे आपके क्यों बताना पड़ेगा, तो पहले तो ये एक कंपनी है जो शेयर मार्केट में उतरी हुई है, मतलब ये एक लिस्टेड कंपनी है। मतलब इसके अंदर पब्लिक के शेयर्स है। अब पब्लिक के शेयर्स होने की वजह से क्या हो गया है, अगर किसी कंपनी में पब्लिक के शेयर्स है, मतलब उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट कनेक्टेड है। और आप अगर आपके शेयर समझो, अगर आप ये लिस्टेड कंपनी है तो आप पब्लिक को शेयर्स बेच रहे हो। तो सपोज करो आपके शेयर की प्राइस है XYZ, मतलब 20 रुपए है। और आपने आपका जो पहचान का आदमी है जो रिलेटेड पार्टी है, उसको वो शेयर सिर्फ 10 रुपए में अवेल करा रहे हो। और आपने कोई कारण भी नहीं दिया कि आप इतने सस्ते में क्यों दे रहे हो, वाले कोई चीज नहीं बताई। और अगर आप बता भी रहे हो तो बेफजूल के कारण दे रहे हो कि भाई ये बहुत ज्यादा शेयर्स ले रहे थे इसलिए हमने इसे सस्ते में दे दिया, या फिर कोई भी ऐसे मन गढ़ंत कहानी बता के आप आपके जो पहचान वाला है उसको शेयर्स बहुत सस्ते में बेच रहे हो। ऐसा एक ट्रांजैक्शन हो रहा था 2014-15 में। उसके पहले भी होता होगा, पर 2014-15 में क्या हो गया, एक विसल ब्लोअर था। विसल ब्लोअर मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो आप दो लोग हो, आप दो दोस्त हो, हाँ, आप दो दोस्त हो XY, और एक तीसरा दोस्त आपका है, और आप चुगली कर रहे हो किसी यू नाम के आदमी का, सपोजिटली। तो ये जेड जो है ना, एक दिन इसका उसको आप इसकी भी चुगली करने लग जाते हो आप, तो फिर ये जाके उसे बता देता है। मतलब मोर और लेस विसल ब्लोअर मतलब कि अगर कुछ फॉल्टी सिस्टम या फिर आ, गलत काम हो रहा है, तो वो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर एजेंसी को जाके बता देता कि ऐसा कुछ तो गलत काम हो रहा है करके इस कंपनी में। तो वैसे ही सन फार्मास्यूटिकल एक कंपनी थी, उसके अंदर का एक एम्प्लॉय या फिर एक बड़ा वरिष्ठ कोई तो पद पे होगा, उसने क्या किया, सेबी को जाके इस बारे में बता दिया। सेबी को बताया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बता दिया इस रिलेटेड कि भाई ऐसा कुछ तो फ्रॉड चल रहा है। और इन्होंने अपने ही कोई पहचान के बंदे को भाई बहुत सस्ते में शेयर्स दे रहे होंगे, या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे नहीं होंगे विज विज ये लिस्टेड कंपनी के जो पब्लिक बायर्स रहते हैं उनके केस में। तो फिर क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पहले तो उस पर पिनलाइज किया, उसके ऊपर क्या बोलते कार्रवाई की वगैरह, वो सब चीजें चली।
और फिर सेबी ने क्या किया कि भाई अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर वो चीज आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने उस पर पेनल्टीज वगैरह लगा दी सन फार्मास्यूटिकल्स वगैरह पे। पर सेबी ने क्या किया पर्टिकुलरली, उसने एक लिस्टिंग ऑब्लिगेशन लाया, जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। ये एक चीज लाई 2014-15 में, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। मतलब क्या हो गया कि अगर आप कोई भी शेयर्स आप अपने पहचान वाले आदमी को दे रहे हो, तो आपके ऊपर अगर वो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, आपको लिस्ट करने से पहले, लिस्ट मतलब शेयर मार्केट में लाने से पहले, उसके ऊपर जो ऑब्लिगेशन है, आपको पूरी क्या बोल सकते हैं, एक क्यों दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, और आपका क्या रिलेशन है उस पर्सन के साथ में, ये सब चीजें डिस्क्लोज करना पड़ती है। ऐसा एक चीज थी। तो पर्टिकुलरली केस क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि सन फार्मास्यूटिकल ने 2014-15 में कुछ तो गलत काम किया था, और उस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने उस पर पेनल्टी लगाई थी। और ये जो था एक सेबी का एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये भी 2015 में एग्जिस्टेंस में आया था। तो फिर अभी ये चीज हुई है, आपको इतना बेसिक समझ गया कि कुछ तो केस हुआ था, उस वजह से ये सब चीजें चल रही है। पर अब क्या हुआ, पर बाद में भी, मतलब अब तुम बताओ, हम कितने भी ऐसे चीजें ला लिए, तब भी जो रिलेटेड दोस्त वगैरह, चाचा भतीजावाद वगैरह, नेपोटिज्म, ये चलने वाला है कैसे ना कैसे करके। तो इन्होंने और एक, मतलब ये और बाकी कंपनियां फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई, और उन्होंने और नए नए लूपहोल्स देख लिए कि जिससे वो उनका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर सके। फिर इसलिए क्या हुआ, सेबी ने 2023 के अंदर एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम्स लाया। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम जो होता है वो क्या करता है, पर्टिकुलरली एक फोरम है, वो पर्टिकुलरली देखता है कि पर्टिकुलरली मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कुछ हो रहा है क्या, मतलब कुछ भी गतिविधियां अगर हो रही है इस केस में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वगैरह के केस में, तो ये आदमी उस चीज को देखने वाला था, मतलब अगर कुछ भी फ्रॉड हो रहा है वगैरह वगैरह ये वाले केस में। तो क्या आया, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम्स आया 2023 के अंदर। ठीक है। और फिर ये, अब हमें एक सवाल आएगा, अगर पेपर में कुछ क्वेश्चन आएगा इस रिलेटेड, तो ये आ सकता है कि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम किस चीज से बना है, मतलब कौन कौन किस किस लोगों का इसमें रिप्रेजेंटेशन है। तो ये पर्टिकुलरली एक शेयर मार्केट रिलेटेड है या फिर इंडस्ट्री रिलेटेड है, इसलिए फिर इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो 3 इंडस्ट्री एसोसिएशन होंगी। मतलब एसोसिएशन ऑफ चेंबर्स ऑफ इंडस्ट्री, सेकेंड नंबर पे सीआईआई मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और फिकी मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये 3 आदमी इसमें इन्वॉल्व है, जो पर्टिकुलरली ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम में पार्टिसिपेट करके ये देखते हैं कि कोई भी ऐसी गलत गतिविधियां ना हो। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, ये पहले से था एग्जिस्टेंस में 2023 में, पर सेबी ने अब इस पे एक नया काम दे दिया है कि भाई अगर कोई जो भी आदमी है जो ट्रेड के लिए, मतलब कोई भी अगर कंपनी है, अगर वो लिस्टिंग के लिए उतर रही है, मतलब शेयर मार्केट में अगर वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रही है किसी पार्टी के साथ में, तो उसके ऊपर और कौन सी मिनिमम इंफॉर्मेशन उसने क्या क्या देनी चाहिए, मतलब ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम्स को, वो सेबी ने डिक्लेयर किया है कि भाई तुम ये चीजों पे ध्यान रखो किसी कंपनी के, तो मतलब अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहा है वगैरह वाले केस में। तो वो ये चीज आई थी। अब ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया है, मतलब जाहिर तौर पे कि कौन से मिनिमम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, क्योंकि वो हमें समझेंगे नहीं एक तो पर्टिकुलरली, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपनी के अंदर की ये चीज है। पर पर्टिकुलरली ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम्स इस पे ध्यान देगा। ओके। तो ये एक चीज न्यूज चल रहा था, आपको ब्रॉडली ये बताते हुए, एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है मैं उस चीज के बारे में बता देता हूँ। रिलेटेड, जैसे मैंने पहले ही बताया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नेपोटिज्म वगैरह वो वाले केस में, तो इट इज अ डील और अरेंजमेंट मेड बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में, हु आर जॉइंड बाय अ प्री एग्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब उनका कोई बिजनेस का व्यवहार है जिनके तहत उनका रिलेशनशिप है, या फिर उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट है जिसके वजह से वो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है। तो बस ये इस पर्टिकुलर न्यूज का क्या बोलते हैं सारांश है। अगर मैं आपको पूछूं कि इस पे से क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे,
तो बेसिकली मेरे हिसाब से अगर इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाए, जितने मॉक्स मैंने लगाया है जनरल अवेयरनेस के या फिर क्वेश्चन देखे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको पूछा जाएगा कि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम्स जो है ये कब एग्जिस्टेंस में आया था पर्टिकुलर। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कि ये कब एग्जिस्टेंस में आया है, ये आपको आपके बुक में लिखना पड़ेगा जब आप ये नोट्स देख रहे हो कि ये 2023 में एग्जिस्टेंस में आया था। ओके, इसका साल वगैरह पूछ सकते हैं। ओके, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि ये सेबी का जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन है जो आपको मैंने बताया, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, ये कब एग्जिस्टेंस में आया था, तो ये 2015 में आया था। और या फिर आपको पूछा जा सकता है कि वो जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम्स है, जो आईएसएफ मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम, उसके अंदर कौन कौन इंडस्ट्री एसोसिएशन कनेक्टेड है, तो एसोसिएशन ऑफ चेंबर, सीआईआई एंड फिक्की, मतलब इस रिलेटेड कुछ ना कुछ इस न्यूज पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप आपके नोट्स में यहाँ पे 2015 वो वाले केस में लिख के रखो। अब एक शॉर्ट में पूरा न्यूज का मतलब विवरण देते हुए मैं ऐसा बताऊंगा कि सन फार्मास्यूटिकल ने कुछ तो किया था जिसके वजह 2014-15 में, जिस वजह से सेबी ने ये लिस्टिंग ऑब्लिगेशन लाया था। और फिर धीरे धीरे दिखने में चालू हो गया था कि फिर भी कुछ ना कुछ फ्रॉड्स चल रहे हैं, इसलिए फिर 2023 के अंदर ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम्स आया था। और फिर अभी सेबी को और पता चल रहा कुछ कुछ जो ट्रेड हो रहे या फिर शेयर मार्केट में व्यवहार हो रहे कि भाई अभी भी ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इसलिए फिर सेबी ने क्या किया, सेबी ने क्या किया, ये जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम है उसी को जिम्मेदारी दे दी कि भाई ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पर भी तू ध्यान दे। तो ये मोर और लेस न्यूज का सार है, याद रखना। ठीक है, फिर अब सेकंड न्यूज पे जाते हैं। हाँ, आरबीआई ने अभी हेडिंग के हिसाब से क्या दिखाई दे रहा है कि आरबीआई ने सुपरसीड किया, मतलब उसके वर्चस्व ऊपर आ गई वो, मतलब उसके जो बोर्ड लेवल जो मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर उसने स्थायी मतलब क्या बोल सकते हैं अधिकार मतलब डिक्लेयर कर दिया है। क्यों, तो एक सुपर सेट क्यों किया, किसमें किया, पहले तो एक न्यू इंडिया कॉर्पोरेट बैंक है उसके बोर्ड के ऊपर आरबीआई ने सुपर सेट कर दिया। तो क्या हो गया था, पहले तो इन दोनों के चेहरे देख लो क्या हुआ था, मैं बताता हूँ फिर। तो तो क्या हुआ था पर्टिकुलरली कि एक जैसे आपने नाम देखा होगा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, तो एक ये अर्बन लेवल कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक मैंने आपको बताया था कि भाई बहुत से लोगों की मतलब ऐसे ही कुछ लोग जमा होते और वो उनके पैसे इकट्ठा करके एक क्या बोलते हैं पब्लिक के लिए या फिर पब्लिक के भलाई के लिए एक कॉर्पोरेट बैंक स्थापित करते। पर ये बैंक ने क्या किया पर्टिकुलरली, आपने पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक का देखा था क्या, 2019 में एक शेयर मार्केट में घपला हुआ था, मैं बता देता हूँ। एक पंजाब और सिंध बैंक है। ओके, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, सॉरी पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक है। एक पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक है। तो इस बैंक में क्या हुआ था पर्टिकुलरली कि इन्होंने क्या किया था, एक आपको जैसे पता होगा कि रियल इस्टेट क्या होता है। ओके, रियल इस्टेट के बारे में नाम सुना होगा। अब ये पंजाब एंड सिंध, पंजाब एंड महाराष्ट्र एक कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक के बारे में मैंने आपको बताया है कि कोऑपरेटिव बैंक क्या रहती है, ये पर्टिकुलरली पब्लिक के भले के लिए आई हुई बैंक रहती है और कुछ पब्लिक के लोगों ने ही मिलके एक साथ मिलके ये बैंक को एग्जिस्टेंस में लाया रहता। ठीक है, तो क्या हो गया, अब ये पब्लिक के भले भले के लिए आई है तो फिर पब्लिक ने इसके अंदर पैसे अपने अपने दिए, जैसे बैंक में पैसे रखते हैं उस हिसाब से। तो फिर पैसे रखने के बाद क्या हो गया, अब इसके जो प्रमोटर्स थे, प्रमोटर्स कौन, ये जो इनके लोग थे यहाँ पे, उसमें से अब जैसा मोस्टली सब लोगों को पता है कि अगर उनके पास किसी के पास भी अगर पैसे आ रहे होंगे, सपोजिटली अगर मेरे पास भी पैसे आ रहे होंगे, तो एक तो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, आपके हिसाब से सोने में इन्वेस्ट करूंगा।
सोना खरीदूंगा क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ेगी, या फिर मैं अगर मेरे पास थोड़ा अच्छे पैसे है तो मैं रियल इस्टेट में जाऊंगा, वहां पे मतलब पैसे दूंगा। तो यहाँ पे का जो एक प्रमोटर था इसका, वो था एक रियल इस्टेट में इन्वॉल्व पर्सन, मतलब वो हाउसिंग एंड डेवलपमेंट रिलेटेड बैंक में था, लिमिटेड करके एक मतलब की सोसाइटी या सपोज कुछ भी ऐसा पकड़ लो, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट रिलेटेड, मतलब मोर और लेस रियल इस्टेट में इन्वॉल्व था, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट लिमिटेड। तो ये क्या कर रहा था, ये हाउसिंग एंड डेवलपमेंट, ये जो बैंक थी उसने खड़ी की हुई, इसका 75% जो भी लोन था, मतलब जो भी मतलब ये 100 रुपए अगर लोन दे सकता है तो 75% लोन इससे ही मिल रहा था। मतलब ये पर्टिकुलरली अपने ही मतलब बाहर के पैसे जमा करे उसने और खुद ही यूज कर रहा था, पूरा का पूरा लोन जो इस बैंक का था वो यही इसी को मिल रहा था, एक हाउसिंग एंड डेवलपमेंट लिमिटेड को। फिर उसके वजह से क्या हो रहा था कि भाई अब वो लोन के पैसे किसी को मिल नहीं रहे, मतलब दूसरे किसी को पैसे नहीं जा रहे, ये पर्टिकुलरली एक ही बंदे को पैसे जा रहे। और फिर आप सोच रहे होगे कि भाई अगर ऐसा चल रहा था पूरा, ओके, तो फिर आरबीआई क्यों हस्तक्षेप नहीं किया इस चीज में, क्योंकि ये गलत है ना। सपोज करो कि हम कितने लोग हैं, 10 15 20 लोग हैं शायद, ठीक है, हम सब ने मिलके 10 10 रुपए जमा करके एक बैंक खोली, ठीक है, और बैंक खोलने के बाद में हमने जो भी हमारे 20 लोगों के 10 10 रुपए के हिसाब से अगर पैसे जमा हुए होंगे, कितने हुएंगे पहले तो 200 रुपए। अब ये 200 के 75% कितने हो रहे हैं, 150 रुपए, ठीक है, 150 रुपए। तो ये पूरा के पूरा सिर्फ एक ही पर्सन को जा रहा, और वो है कोई एक ऐसा XYZ पर्सन, सपोजिटली वो मुझे ही जा रहा है। 75% मुझे ही जा रहे हैं, मुझे मतलब इसका 150 रुपये आए और मैं इन्वेस्ट कर रहा और मैं ये सब चीजें देख रहा, और फिर पता चल रहा कि अब सपोजिटली आशीष सर आरबीआई है यहाँ पे के, और आशीष सर को पता भी नहीं चला कि मैंने 150 रुपये ले लिए है करके तुमसे चलाने के लिए ये सब चीजें, ओके। और फिर अब आपको एक सवाल आएगा कि यार हमें पता क्यों नहीं चला, है ना, मतलब आरबीआई को पता क्यों नहीं चला पर्टिकुलरली। तो अब ये जो बैंक की व्यवस्था संभालने वाले लोग थे, इनका मेरे साथ में संबंध था अच्छा खासा, मतलब वो मेरे एकदम दोस्त थे, दोस्त थे मेरे, और उन्होंने किसी को नहीं बताया कुछ कि भी आ, ऐसा कुछ हो रहा है भाई, 150 रुपये मैं इसे दे रहा हूँ और इस पे ये कोई इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। मतलब अब एक कायदे वाली बात है कि भाई मैं अगर किसी लोन लोन के अगर पैसे नहीं दे रहा हूँ तो वो नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाएगा ना, ओके। तो ये नॉन परफॉर्मिंग असेट होने के बाद में भी ये आरबीआई को रिपोर्ट ही नहीं हो रहा कि भाई ये 150 रुपए का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब ये बहुत बड़ा घपला है, एक दिन ये बढ़ते बढ़ते क्या हो गया कि अब ये एकदम दिखने लग गया कि भाई इतना बड़ा घपला छुपा नहीं सकता कोई। जैसे आपने हर्षल मेहता का केस देखा होगा, उसने बहुत सारी चीजें चलाई थी, मतलब बहुत बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही थी, पर एक पॉइंट पे अब वो ढक नहीं सकते थे उस चीज को, तो वो डिस्क्लोज हो गया था। तो वैसे ही अब ये एक केस है, ये जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, इसने क्या करा है पर्टिकुलरली देखो, अराउंड 73%, अराउंड 73% जो लोन है जो ये बैंक दे सकती थी, ये पूरा का पूरा एक हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बैंक को दिया है, जो उन्हीं का एक प्रमोटर है, ये दोनों इसी बैंक के प्रमोटर है। और ये दोनों प्रमोटर्स को, मतलब ये राकेश वाधवान एंड हिज सन सारंग वाधवान, इन दोनों को ही दिया है 73% लोन। और ना, और ये आरबीआई से छुपाया गया, पहले तो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट है जो आरबीआई से छुपाया गया। 73% अगर आप आरबीआई से छुपा रहे हो तो वो एक ना एक दिन दिख जाएगा कि भाई ये बहुत गंदी चीज कुछ तो हो रही है। और 2000 अब ये दिखी कैसे पर्टिकुलरली 73%, तो 2024 के अंदर 227 मिलियन का लॉस हुआ था इस बैंक को। कितना हो गया, 227 मिलियन, कितना होता है आपके हिसाब से, लैक्स में कितना होता होगा।
227 मिलियन बोल रहा हूँ। सोचो, मेरे को भी 2 मिनट लगे थे जब मैंने ये फिगर देखा था। कितना होता है बोलने यार, तो अभी बोलता नहीं टाइम पे। तो 227 मिलियन, 227 मिलियन का लॉस हुआ था किसी बैंक को, देखो। और इसके पहले साल भी अगर आप 2023 की बात करोगे, ओके, तो 312 मिलियन का लॉस हुआ किसी बैंक को। अब इतना बड़ा लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका 73% जो लोन है वो किसी एक पर्सन को जा रहा है और वो उसका भुगतान कर नहीं पा रहा है। वो नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया है, कुछ नहीं मिल रहा उसे। वो 73% लोन देने के बाद कुछ भी नहीं मिल रहा। और उसके बाद में जो उसका 27% लोन होगा, अब वो किसे जाएगा? फार्मर्स वगैरह इन सब लोगों को गया होगा। अब वो भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो पैसे नहीं चुकाएंगे। तो मोर और लेस एक ब्रॉड वे में आप समझ के चलो कि 80% जो लोन है इसका वो नॉन परफॉर्मिंग असेट बन गया है। ओके, तो फिर इसका दिखना ही था कि भाई 312 मिलियन का लॉस हो रहा किसी बैंक को, ओके, या फिर 227 मिलियन का लॉस हो रहा किसी बैंक को। आपने सियागढ़ इंस्टीट्यूट का नाम सुना है क्या? सियागढ़ का एमबीए कॉलेज है वगैरह, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे। हाँ, नवले का। तो वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे जो लेक्चरर्स थे ना, उनके पेमेंट नहीं मिल रहे थे जल्दी। सुना था क्या? एक मैंने केस सुनी थी कि वहाँ पे एक पान टपरी है, वहाँ पे एक लेक्चरर कुछ तो कर रहा था, सबको पता ही है मोर और लेस, सिगरेट वगैरह ले रहा था वो। तो वहाँ पे क्या हुआ, दो लोग आए और उसको उठा के लेके चले गए। सच में हुआ ही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और वो इसलिए लेके चले गए थे क्योंकि वो पेमेंट डिमांड कर रहा था। कितने दिनों की पेमेंट फंसी हुई थी? कम से कम एक एक साल की पेमेंट नहीं मिली थी वहाँ के लेक्चरर्स को। हाँ, और वो पुणे में रह रहे हैं, अमरावती में नहीं रह रहे हैं। तो थोड़ा सा सोच लो कि कितना खर्चा होता होगा। तो सपोज करो किसी को एक साल की पेमेंट नहीं मिली है। हाँ मैम, सच में। तो एक साल की पेमेंट नहीं मिली थी किसको, किसी की। और उस वजह से क्या हो गया था, अब फिर इतना सोचने में आ रहा है ना आपके कि भाई एक साल की अगर पेमेंट नहीं मिली किसी की। सियागढ़ कॉलेज का आप अगर कैंपस देखोगे ना, तो पूरा अच्छा खासा एक पहाड़ खरीदा है उन्होंने पूरा। हाँ, एक पहाड़ खरीदा है प्रॉपर। और सोचो, और वहाँ पे ऐसे लाखों के लेवल पे एडमिशन होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एमबीए कॉलेजेस है। अरे यार थोड़ा शांत रहो, संक्षेप पे आओ, ठीक है? अरे हाँ, तेरे से बाद में बात कर लूंगा, रुक जा थोड़ा सा। ठीक है, वहाँ पे कौन से कॉलेजेस है, मैं किसी नोट पे अगर बोल रहा हूँ तो वो बेफिजूल नहीं है। वो उससे किसी ना किसी बड़ी चीज को कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो थोड़ा शांत रहो करो बात। ठीक है, तो ये जो सियागढ़ कॉलेज है ना, वहाँ पे एमबीए है, इंजीनियरिंग है, बीए है, मतलब जो भी डिग्री आप इमेजिन कर सकते हैं वो कॉलेज में वो सब डिग्री है। ओके, और वहाँ पे लाखों के तादाद में एडमिशन हो रही है। और आपके अगर एमबीए सीटी में अगर 24 भी मार्क हो गए, 24 भी, तो आपको एडमिशन मिल जाएगी वहाँ। ठीक है, मेरे बहुत पहचान वाले हैं जिनको बहुत भी खराब मार्क्स थे, उनके भी वहाँ पे एडमिशन हुए। मतलब मेरा क्या बोलने का अर्थ है कि वहाँ पे लाखों के एडमिशन हो रहे हैं। पैसे ऐसे नहीं कि स्टूडेंट पैसे नहीं देने वाले, ऐसा भी नहीं है। फिर तब भी टीचर्स का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा था? तो बाद में जब वो चीजें खोदी गई तो पता चला कि वहाँ पे जो, मतलब जो डीन है या फिर सबसे ऊपर के लेवल पे है, उनका लड़का जो रियल एस्टेट सेक्टर के जो भी चीजें है वहां पे ये सब पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। और उसके इंटरेस्ट पे वो पे करना चाहता था इन लोगों को, पर उसको बराबर प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, वो जो रियल एस्टेट से उसने मतलब इन्वेस्टमेंट किया था। उस वजह से एक एक साल तक इन टीचर्स की पेमेंट नहीं हुई। ओके, समझा पूरा न्यूज? वही चीज अब ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के केस में हो रही थी कि भाई 73% लोन एनपी हो गया है। और उसके जो लॉसेस है वो अब दिखने चालू हो गए कि भाई अब छुपा नहीं सकते तुम एक पॉइंट के बाद में। अब वो इतने ज्यादा हो गए। ये दोनों है वो, टेंशन से उनके भी सर के बाल चले गए थोड़े थोड़े से। तो मोर और लेस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये सब चीजें हो रही। तो अभी क्या हुआ हमारे लिए, अगर पेपर के हिसाब से अगर पूछो, अगर इसका कुछ इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि आरबीआई ने जब सुपरसीड किया, मैं जो बोल रहा हूँ कि जो बोर्ड है उनका वहां पे किसी ना किसी को नियुक्त किया गया होगा। तो वो पर्सन कौन थे? तो किसे नियुक्त किया गया? एक श्रीकांत नाम का पर्सन थे।
जिन्हें चुना गया, वो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जो भी बोर्ड मेंबर होंगे, जो भी बोर्ड मेंबर होंगे, समझो 10 लोग हैं, उनके ऊपर अब ये श्रीकांत नाम के जो व्यक्ति है वो प्रॉपरली गतिविधियां देखेंगे कि किस हिसाब से चीजें चल रही है और क्या फ्रॉड चल रहा, कैसे चल रहा था, और अब पूरा डेप्थ तक जाएगा कि भाई कितना गलत हो रहा था इस बैंक में। तो अब हम सोचो कि अब क्या हो गया, आरबीआई ने अब ये बोर्ड लेवल पे आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको फेंक रहा हूँ, उसके बारे में सोचना। अब ऐसा अगर किसी बैंक के साथ हो जाए, उसका 80% नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया है, उसके लॉसेस हो रहे हैं वो $227 मिलियन, मतलब मिलियन के 312 मिलियन के रुपीस के लॉसेस हो रहे हैं। तो अब इस बैंक में बहुत से लोगों ने अपने पैसे भी डाले होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कोऑपरेटिव बैंक है वो लोगों के लिए बना है, तो लोगों ने उसके अंदर आपके पैसे, उसके पैसे भी इन्वेस्ट किए होंगे। तो अब वो पैसों का क्या होगा? अब इन लोगों के इनके पैसे नहीं मिलेंगे क्या? तू मत बता, मुझे पता, ये चीज पता हो मुझे, मैं पूछूंगा दूसरा। हाँ, तो अब कैसे मिलेंगे आपके हिसाब से पैसे? देख क्या हो गया, स्टार्टिंग का समझा ना, वाधवा ब्रदर्स वगैरह ने क्या किया। तो अब श्रीकांत आ गए, जो पर्टिकुलरली आरबीआई के मतलब पर्सन है, आरबीआई ने नियुक्त किया है उसको कि भाई तू देख ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में क्या घपले हो रहे हैं। तो अब ये जो बैंक में लोग हैं जिन्होंने खुद के पैसे रखे हैं, अब उनके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट है ना, लोगों की अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट है। जैसे मेरे एसबीआई में 200 रुपये है मेरे अकाउंट में, मतलब मोर और लेस समझो कि मेरा जो भी पैसे है सो है उसके अंदर। तो हर एक बैंक में अपने अपने पैसे हो गए, ठीक है। तो अब ये पैसे मेरे को मेरे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? कैसे मिलेंगे मतलब? कितनी मिलती? ऐसे बैंकिंग के क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना बताते हैं। सोचो क्या होगा अगर आपके पैसे कैसे मिलेंगे, ब्रॉडली सोचो क्या हो सकता है, अगर किसी बैंक के साथ क्या हो सकता है आपके पैसे मतलब वापस देना है उसके इसमें। तो कुछ भी सोचा है यार, इतना कुछ नहीं। दूसरे बैंक से लोन लेंगे, ओके, और आरबीआई से लोन लेंगे ना, ओके। पॉइंट है, सोच रहे तभी कम से कम। और कुछ? अरे बताओ, सशक्त नारियां हो तुम, बताओ क्या हो सकता है, क्या होगा? क्या होगा कुछ तो सोचो। अरे बोलो ना मैम, क्या कुछ सोचा था क्या? गोल्ड? हाँ, असेट। तो असेट है ही नहीं ना अभी, 80% तो नॉन परफॉर्मिंग असेट हुआ है, और 20% असेट है, उससे कितने ही पैसे आ जाएंगे? क्या होगा? मेरे को पता है, तेरे को पता है करके, मैं तेरे दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, देखो क्या होगा, हाँ बताओ, वैसे आप सबको पता है, किसी को नहीं पता? कितना अमाउंट मिलेगा? यहाँ तो गलत हो गया ना। हाँ 5 साल। देखो, तो अभी हम पर्टिकुलरली समझेंगे कि चीजें कैसी चलती है बैकग्राउंड। अब इस चीज को, अब ये नया थोड़ी ना आरबीआई के लिए। जैसे मैंने आपको ब्रॉडली क्या संकल्पना दी थी कि मैंने आप सब लोगों से 10-10 रुपए लिए और 150 रुपए मैंने ले लिए। अब सर की जिंदगी इतनी हो चुकी है कि सर ने ऐसी चीजें देख ली होगी, तो आरबीआई ने भी ऐसी चीजें देख ली होंगी कि कोई ना कोई बैंक ऐसा कुछ ना कुछ घपला करती है करके, ठीक है। फिर आरबीआई ने क्या किया था, आरबीआई बोलने से अच्छा हमारी जो गवर्नमेंट थी, इस चीज के बारे में उसने 1961 में ही सोच लिया था कि ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है करके, मतलब जो कस्टमर के पैसे हैं वो डूब सकते हैं। अब सपोज करो आप सबने कोई ना कोई बैंक में पैसे डाले, एसबीआई में किसका किसका अकाउंट है, ठीक है। तो अभी मेरे को बताओ, अगर कोई बैंक डूब गई और आपके पैसे चले गए, तो क्या होगा आपका? मतलब आपका विश्वास उठ जाएगा ना, मोर और लेस किसी बैंकिंग सिस्टम से आपका विश्वास उठ जाएगा, ओके, ठीक है। अब तुम्हारा बैंकिंग सिस्टम से विश्वास उठना और तुम्हारे इकोनॉमी का डूबना सेम है, क्योंकि
आपका उठेगा, मतलब कि भाई आपका विश्वास उठ गया, तो आप क्या करोगे, ये चीजें फैलाओगे कि भाई बैंक डूब जाती है, डूब जाती है, डूब जाती है। और उस वजह से क्या होगा, बहुत सारे लोग अपने बैंक से अकाउंट निकाल देंगे। ओके। और उस वजह से फिर इकोनॉमी चलेगी नहीं ठीक से, इकोनॉमी में पैसा नहीं आएगा क्योंकि आप दोगे नहीं। तो इसलिए 1961 में ही ये चीज सोच ली गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लाया था एग्जिस्टेंस में। वो कब आया था, 1961 में। अब ये दोनों अलग अलग आए थे, मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस अलग था और क्रेडिट गारंटी अलग था। ठीक है। 1978 के अंदर इन दोनों को एक साथ मिलाया गया। अब ये दोनों काम कर रहे हैं। तो अब इसके तहत क्या है, जो भी बैंक है जो बाहर से पब्लिक से पैसे ले रही है, उसको एक प्रीमियम देना पड़ता है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को। जैसे हम इंश्योरेंस रखते हैं ना, वैसे ही ये बैंक का इंश्योरेंस है। बैंक को इसके अंदर पैसे रखना पड़ते हैं। हमारे कस्टमर के पैसे वहां नहीं जाते। कस्टमर पे नहीं करता इस डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट कंपनी को, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को। इसमें बैंक अपने पैसे रखती है, जितना उसके पास लोन होता है उसका कुछ परसेंटेज उसको इसे उस अमाउंट को इंश्योरेंस के इसमें देना पड़ता है। उसका प्रीमियम यहाँ चुकाती है बैंक। इसमें और एक पॉइंट है पर मैं बाद में बताऊंगा। तो पर्टिकुलरली डिपॉजिट का इंश्योरेंस है, मतलब कि फिर डिपॉजिट इंश्योर होगा, बैंक फेल होंगी तो आपके पैसे मिल जाएंगे। अब क्या हुआ, अब हमें देखना है कि कितना अमाउंट इंश्योर्ड है, ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो लिमिट फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस 5 लाख है। मतलब समझो मेरे अकाउंट में मेरे कितने रुपए है, सपोज करो 10 लाख रुपए। ठीक है। पर अगर बैंक डूब जाती है तो मुझे 5 ही लाख रुपए मिलेगा। मेरे 10 लाख की कोई अहमियत नहीं। अगर मेरे 10 लाख रुपए बैंक में है, तब भी सबसे ज्यादा अमाउंट मुझे कितनी मिल सकती है, तो वो 5 लाख रुपए, उससे ज्यादा मुझे नहीं मिलेगी। ठीक है। और ये किस पे डिपेंडेंट है, पर बैंक अकाउंट। मतलब आपका अगर जॉइंट अकाउंट भी है, जितने आपके अकाउंट होंगे पर अकाउंट आपको, एक अकाउंट के पीछे आपको 5 ही लाख रुपए मिलेंगे। मतलब जिसके 2 लाख रुपए उनको भी 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं क्या, वैसा नहीं है। मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिलेंगे, जिनका भी जितना भी अमाउंट है उस हिसाब से। तो ऐसा है। अब इसमें और देखने वाली क्या बात है, हाँ बोल। हाँ हाँ, तेरे अमाउंट, तेरे अकाउंट में कितना भी रहने दे, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो इंश्योरेंस का पैसा है, 5 ही लाख रुपए मिले। तो फिर उसके लिए सिर्फ एक चीज कर सकते हो कि अपने अकाउंट में सिर्फ 5 ही लाख रुपए रखना। अगर क्योंकि बैंक डूबी भी तो 5 लाख रुपए मिल जाएगी। तो ये कितने दिन में पैसे वापस मिलेंगे पहले तो ये 90 दिन में वापस मिलेंगे। मतलब अगर एक बैंक गिर चुकी है पूरी, अब भाई खत्म हो गई, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, तो उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपको आपके पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे, 5 लाख रुपए। और इसके अंदर कौन से बैंक इंश्योर्ड है, पहले तो इसमें सभी बैंक इंश्योर्ड है मोर और लेस। मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सभी बैंक इंश्योर्ड है। पर सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहती, वो इसके अंदर इंश्योर्ड नहीं है। वो क्यों नहीं है, तो ये जो पूरे बैंक है ना, ये शेड्यूल्ड कमर्शियल वगैरह, ये सबके सब बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत नोंदनी हुई है इसकी, उसके तहत रजिस्टर्ड है ये वाले सब बैंक। अब ये मैं चीजें आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, पर आपको तो आपके नोट्स में लिखना ही पड़ेगा ना कि भाई ये यहाँ पे ऐसा कुछ तो हुआ था करके। अब ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत है, ये आप भूल जाओगे नहीं तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम देखो कैसा करना है, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता उस बारे में। ठीक है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत है, इसलिए ये पूरे बैंक आरबीआई के इधर रजिस्टर्ड है। आरबीआई इंश्योर कर रही है इस बैंक को डिपॉजिट इंश्योरेंस के इसमें। पर ये जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज, जो एकदम प्राइमरी लेवल पे काम कर रहे हैं एग्रीकल्चरल के लिए, या फिर कोई ऐसे छोटे छोटे चीजों है जिसके लिए वो वर्क कर रहे हैं, और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत नोंदनी नहीं हुई है,
इनका कोई तो एक स्टेट का एक्ट है और उसके तहत इनकी नोनी मतलब इनका एग्जिस्टेंस में ये आया है, और इसलिए इनको जो वहाँ पे का पर्टिकुलर स्टेट है वही उसे रेगुलेट करेगा, ऐसी चीज है। ओके। हाँ। नहीं नहीं क्या? नाही नाही राहत, ते दोन्ही पण मला कळलंय नेमकं काय इश्यू आहे। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ना, अर्बन कोऑपरेटिव और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये भी स्टेट एक्ट के तहत भी है और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर भी आते हैं। इस वजह से मैं वही बोल रहा हूँ, मेन चीज ये है कि ये जो भी बैंक्स है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रजिस्टर्ड है, एग्जिस्टेंस इनका। इसलिए ये पर्टिकुलरली आरबीआई ने, मतलब आरबीआई का रेगुलेशन है इस पे वर्चस्व, और इसलिए ये इंश्योर्ड है वो डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट के तहत। पर ये जो है प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज बोलो या फिर ऐसे, ये सोसाइटी है पर्टिकुलर, तो ये स्टेट एक्ट के तहत नहीं है, इसलिए ये पर्टिकुलरली है ही नहीं, ये आरबीआई रेगुलेटेड है ही नहीं। आरबीआई का एक सुपरविजन हो सकता है नाबार्ड की तरफ से इसको, पर ये आरबीआई की तरफ डायरेक्ट रेगुलेटेड नहीं, इसलिए फिर ये पर्टिकुलरली स्टेट एक्ट, मतलब स्टेट इसके लिए देखेगी अगर कुछ होगा तो बदला, ऐसा है। समझा? तो अभी हमारे लिए इस क्वेश्चन को, मतलब इस न्यूज को एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है मैंने आपको जो बताया, वो सब्सिडरी किसकी है पर्टिकुलरली? फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी तक मैंने आपको जो भी चीज बताई वो आरबीआई रिलेटेड ही थी। मैं बता रहा था आपको कि आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पे मतलब वर्चस्व किया, सुपरसीड किया, मतलब, और डिपॉजिट इंश्योरेंस भी मैंने आपको बताया आरबीआई ने लाया था, वगैरह वगैरह। जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो आरबीआई रिलेटेड थी। तो उस हिसाब से आप समझ के चलो कि ये फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी किसकी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ही है। ओके। तो ठीक है, ये वाला न्यूज खत्म हुआ, थर्ड न्यूज पे जाते हैं। अब ये ज्यादा इसमें समझने वाला पॉइंट नहीं है, मेन मेन पॉइंट है उस पर हम ध्यान देते हैं। आपने ईडाई का फुल फॉर्म बताओ पहले तो मुझे कोई। ईडाई, ये इसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ, एकदम जनगण मन बोलते बोले जैसा बोलते। ठीक है, तो अभी क्या हुआ था रिसेंटली, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने अनवील किया, मतलब उसने, मतलब लाया, क्या लाया? तो एक बीमा ट्रिनिटी, ट्रिनिटी मतलब तीन चीजें एक साथ लाई होगी। क्या है? तो रिव्यूज इंश्योरेंस सेक्टर एट नाइन्थ बीमा मंथन। क्या हुआ था, एक बीमा मंथन करके एक, मतलब नाइन्थ नंबर का बीमा मंथन हुआ, मतलब कि ऐसे ही बीमा वाले सब लोग मिलते हो गए, वैसे ही ये नाइन्थ नंबर का बीमा मंथन हुआ। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने, ये जो सभा हुई थी उनकी बीमा मंथन, मतलब उसमें उन्होंने बीमा ट्रिनिटी इनिशिएटिव लाया। तो ये ट्रिनिटी इनिशिएटिव क्या है? तो इसके थ्री कंपोनेंट्स है, एक बीमा सुगम है, एक बीमा विस्तार है, एंड बीमा वाहक है। अब मैं आपको बताऊंगा, एक पहले ब्रॉड वे में हम ये देख लेंगे कि न्यूज कैसी है पूरा, और फिर मैं बताऊंगा कि आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से जो याद रखने। ठीक है, तो पहले तो ये बीमा मंथन हुआ था फरवरी की 13-14 तारीख को, और इसमें तीन ट्रिनिटी मैंने आपको बताया कि लॉन्च हुए थे। तो बीमा सुगम, सुगम मतलब क्या होता है मोर और लेस कि भाई ठीक से चीजें चली जाए या सुरळीत वे मध्ये, ऐसे टाइप में। तो बीमा सुगम मतलब एक डिजिटल मार्केट प्लेस है, जैसे अमेजोन का मार्केट प्लेस होता है ना, वैसे ही अब बीमा का सुगम है। बीमा का एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे जो भी इंश्योरेंस सेक्टर के प्रोडक्ट है वो लाए जाएंगे, और ये डिजिटल मार्केट प्लेस में क्या होगा, सेलिंग, सर्विसिंग एंड क्लेमिंग इंश्योरेंस, मतलब वही जैसे अमेजोन पे आप प्रोडक्ट लेते हो वैसे ही ये बीमा सुगम नाम का एक, अब ये सो कॉल्ड, ये कुछ भी नाम दे सकते हैं उस ऐप को। तो इनका जो ऐप होगा उसके अंदर भी फिर ये पूरा एक डिजिटल मार्केट प्लेस के तहत आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर आप क्या बोल सकते हैं, अगर कार का इंश्योरेंस करना है तो कितने सस्ते में हो सकता है। कोई शायद 500 रुपये में
भी देगा और कोई शायद 1000 रुपए में दे रहा होगा, इजीली कंपेयर हो जाएंगे बहुत सारे प्रोडक्ट। तो उस वे में ही ये बीमा सुगम है। बीमा विस्तार, विस्तार मतलब फैलाव। तो ये विस्तार में क्या होगा कि पहले क्या होता था कि लाइफ इंश्योरेंस अलग लेना पड़ती थी, एक्सीडेंट मतलब गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो रहा है गाड़ी के लिए तो वो अलग इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना पड़ता था, प्रॉपर्टी के लिए अलग, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए अलग। ये बीमा विस्तार क्या होगा, एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोडक्ट होगा। मतलब इसके अंदर आपका लाइफ इंश्योरेंस भी आएगा, एक्सीडेंट वाला भी आएगा, प्रॉपर्टी वाला भी आ जाएगा। मतलब मोर और लेस सब चीजें एक ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट में होगी। और एक बीमा वाहक, वाहक मतलब क्या होता है, वाहक मतलब गाड़ी को वाहन बोलते हैं ना। तो बीमा चलाने वाले कौन रहते, बीमा चलाने वाले बीमा एजेंट। ओके, तो वही है, एक वुमन सेंट्रिक लाया जाएगा, मतलब वुमेन्स पर्टिकुलरली इंश्योरेंस सेक्टर में उतरेगी और एज ए एजेंट बोल के काम करेगी, उनको जॉब्स वगैरह मिलेगा उस हिसाब से। तो बस इतना सा इसका न्यूज़ था, बाकी इससे रिलेटेड कुछ इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। स्टार्टिंग के जो दो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कब कौन से ईयर में आए वगैरह उस हिसाब से याद रखना, ठीक है। अब हम चौथा न्यूज़ देखते हैं। तो लोकसभा में क्या हुआ रिसेंटली, इनकम टैक्स एक्ट, पता है कि आपको क्या होता है इनकम टैक्स, पता है आपको क्या होता है, कोई ब्रॉड वे में बताना हो। इनकम, हाँ डायरेक्ट टैक्स होता है, ओके। तो अभी क्या हो गया लोकसभा में, हेडिंग के हिसाब से अगर आप जाओगे तो लोकसभा में एक सिलेक्शन कमेटी बिठाई गई है। वो कॉन्स्टिट्यूटेड है किस चीज के लिए, टू एग्जामाइन इनकम टैक्स बिल, ओके। तो फिर आपको एक ब्रॉड वे में एक ध्यान में आ रहा होगा कि भी रिसेंटली पॉपकॉर्न पे पैसे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया गया वगैरह वगैरह। तो वो चीज और ये चीज दोनों अलग है, ठीक है। पहले तो इसमें क्या है, एक इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का। मतलब वो एक्ट कैसा है पर्टिकुलरली, एक इनकम टैक्स एक्ट है, ओके। 1961 में ये एग्जिस्टेंस में आया था। उसमें क्या दिया गया है कि भाई जो भी हमारे चीजें इनकम टैक्स मतलब हम जो टैक्स वगैरह लगा रहे हैं, जो टैक्स वेरी वगैरह, वो इसमें नहीं आता है। इसमें क्या आता है, जो भी प्रोविजंस है कि भाई बिल कैसे पेश होना चाहिए, बिल को क्या नाम दिया जाएगा, जो प्रीवियस ईयर बिल है उसको असेसमेंट बिल बोलेंगे या फिर प्रीवियस ईयर बिल बोलेंगे। मतलब मोर और लेस एक पर्टिकुलरली समझो आप ट्रिप में गया था या से कोई ट्रिप में, ओके। तो सब सर ने एक पूरा खाका रखे थे कि भाई इसके 200 रुपये लगेंगे, मतलब एक बताया था कि इतना इतना खर्चा हो रहा है और इस हिसाब से हम आपको इतने इतने पैसे ले रहे हैं। फिर धीरे धीरे ट्रैवल्स बढ़ाई गई उसमें, वो सब चीज़ें चली थी। पर एक जो ब्रॉड फ्रेमवर्क था वो ऐसा था कि भाई यहाँ यहाँ पर्टिकुलरली नासिक में जाना है, और उस वजह से फिर वो पूरा चीज़ें लाई गई। तो वैसे ही सपोज करो कि एक इनकम टैक्स एक्ट है और उसके तहत हर साल अपना इनकम टैक्स बिल बनता है, हर साल का। ये 2014 का होगा, 15 का, 16 का, उस हिसाब से चीजें चलती है। पर इसकी जो मेन मदर है इन ये जो बिल्स आ रही है हर साल, उनकी मदर ये 1961 एक्ट में, उसके हिसाब से सब चीजें चल रही थी, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, कुछ फ्लॉज देखने में आ रही है 1961 एक्ट में। क्या फ्लॉज देखने में आ रहा है, तो इसकी जो टर्मिनोलॉजीज है ना, ये 1961 में डिसाइड की गई थी कि भाई ऐसे ऐसे नाम देंगे, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अब इसमें क्या होता, ऐसा क्या बोल सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता, प्रॉपर वे में ऐसे टर्म्स टर्मिनोलॉजीज डिफाइंड नहीं है कि किसको क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। और कभी भी लॉ में एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है हर चीज का, तो वो मीनिंग बराबर दिया नहीं गया होगा। और अभी क्या हो गया था कि वो जो इनकम टैक्स एक्ट था ना 1961 का, उसके अंदर 300 प्रोविजंस थे मोर और 291। और अभी प्रोविजंस मतलब उसके अंदर पूरे जो रूल्स दिए गए थे वो 300 लगभग थे। और अभी वही प्रोविजंस मतलब चेंजेस आए होंगे एक्ट में, 1961 के अमेंडमेंट कर करके चेंजेस आए गए होंगे, और अब वो 536 हो गए। मतलब मोर और लेस बहुत ज्यादा प्रोविजंस हो गए। और जब एक बिल बनाते आपको इतने ज्यादा प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे और उस हिसाब से बिल बनाना पड़ेगा।
मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा था वो प्रोसेस। और फिर क्या हो गया, टोटल शेड्यूल वही मतलब मोर और लेस बहुत ज़्यादा लॉस बन गए थे, और उसकी वजह से फिर बिल बनाना बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स काम हो गया था। और फिर ये टैक्स फाइलिंग वगैरह मोर और लेस ऐसा समझो कि बहुत कंफ्यूजन हो गया था वो एक्ट के वजह से 1961 के। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमन जी ने एक इनकम टैक्स बिल 2025 पार्लियामेंट में रखा। और अब वो एक पूरा बिल है जो 1961 एक्ट को रिप्लेस करके बनना चाहता है, 1961 एक्ट को। तो ये एक्ट के तहत फिर ये 2025 का जो एक्ट है, अब उसके ऊपर स्टडी होना चाहिए, वो इतना बड़ा एक्ट होगा क्योंकि। तो अब एक जैसे पार्लियामेंट में है, तो उन्होंने एक सिलेक्ट कमेटी बनाई, मतलब एक ग्रुप बनाया जो इस बिल के ऊपर ध्यान देगा, जो पेश किया गया था निर्मला सीतारमन जी से। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो भी मैंने आपको बताया अभी वो आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट है। एक ब्रॉड स्टोरी है कि कुछ ना कुछ एक्ट आएगा वगैरह वगैरह। मेन चीज है कि उसके चेयरमैन कौन है। तो उसके चेयरमैन बैजंत जय पांडा, ये उनका नाम है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मतलब जो अभी पर्टिकुलरली इनकम अभी जो रिसेंटली पेपर होने वाले ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर एसबीआई क्लर्क मेंस होगा, मेरे हिसाब से इस पे शायद अगर क्वेश्चन आए तो इस पे आने के चांसेस इनकम टैक्स पे है। देखते हैं अभी कैसे होगी चीज़ें। तो ये एक नाम याद रखना, मैंने इसे याद रखने के लिए ऐसा कर दिया था कि इनका सरनेम भी पांडा है, तो मैंने ऐसे कर दिया था कि हार्दिक पांडा के चाचा है। तो उस वजह से मुझे ये याद रहेगा कि कोई तो पांडा है करके वो पर्टिकुलरली लीड कर रहे हैं इस चीज़ को। अभी रिसेंटली एसबीआई, जैसे मैंने आपको बताया, अभी आपको पता भी होगा कि एसबीआई क्लर्क की मेंस होगी। शायद अपने में से कौन देगा, मेरे को भी नहीं पता किसने दिया है क्या एसबीआई क्लर्क। मैंने पिछली बार पूछा था, अपने सबके स्कोर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, तो क्या पता क्या होगा। तो एसबीआई कार्ड, हाँ अब थोड़ा आगे का देखते हैं। ठीक है, आपको कितना अटेम्प्ट है मैम? हाँ एसबीआई क्लर्क में प्रीलिम्स। नहीं, आपके पीछे वाले कोई नहीं दे रहा है। तो एक सेकंड, हेडिंग देखो क्या है। तो एक एसबीआई कार्ड्स करके उस रिलेटेड न्यूज़ है, वो हम देखते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, एसबीआई कार्ड करके एक है, मतलब जैसे एसबीआई की ही एक सब्सिडरी होगी, उसने अपॉइंट किया सलीला पांडे को एज एमडी एंड सीईओ फ्रॉम अप्रैल टू 2025। मोर और लेस अभी जो भी चीज़ें एसबीआई रिलेटेड अगर कुछ भी हो रहा है, छोटी मोटी भी चीज़ें हो रही है, वो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी सिखाने का मेरा ये मकसद है, जब आपको क्वेश्चंस आएंगे मार्केट में, क्योंकि अभी तो शायद मोर और लेस इस न्यूज़ का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप मेंस नहीं दे रहे हो। पर मैं बता रहा हूँ, जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना कि किस हिसाब से अगर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो बताते बताते मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैंने अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ओके, तो गाइडली का पेपर कोई देता है क्या यहाँ पे? तो मैंने, हाँ मैंने भी एक गाइडली का पेपर दिया मॉक। मैंने कुछ रिवाइज नहीं किया था, मैंने रैंडम दिया था। मेरा टोटल स्कोर उसका 60 के लगभग आया, काफ़ी कम है पता है मुझे। पर जो मेरा इसका था जीके वाला सेक्शन, उसका मेरा 15 से 16 मार्क गया था। और मेरा तब रिवीजन नहीं था कुछ चीज़ों का, अभी मेरा थोड़ा बहुत रिवीजन है और मेरा मार्च मंथ भी बाकी है अभी रिवाइज करने का। तो फिर शायद स्कोर बढ़ेगा। और एसबीआई क्लर्क में 50 मार्क्स के लिए पर्टिकुलरली जनरल अवेयरनेस का टॉपिक होता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस रिलेटेड ही ये न्यूज़ है कि एक एसबीआई कार्ड्स करके है, उन्होंने सलीला पांडे जी को एमडी एंड सीईओ बनाया। तो एसबीआई, अब इस पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अब ये पर्टिकुलरली अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन आ गया है, तो कंसेप्ट वाला पार्ट इसमें नहीं है। तो अगर इसको क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये पूछा जाएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन में ही दे देंगे कि सलीला पांडे जी को एमडी एंड सीईओ बनाया गया है वगैरह वगैरह वगैरह। पर उनके पहले कौन थे, उनको सक्सीड किसने किया था, मतलब उन्होंने किसको सक्सीड किया है, तो वो अभिजीत चक्रवर्ती है, उसे याद रखना। और फिर ये थोड़े इम्पोर्टेंट लगा मुझे कि अभी ये कंपनी ने क्या बोला है कि
द कंपनी ऑल्सो डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड, मतलब जिन्होंने भी उसके शेयर्स लिए, ओके, उनको ₹2.5 का डिविडेंड मिलेगा पर शेयर पे। तो वो थोड़ा याद रख लेना, मे भी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पूछा जाए। अब ये जो Q3 था, मतलब जो क्वार्टर थर्ड था फाइनेंशियल ईयर का, उसमें इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 30% है। मतलब SBI कार्ड जो Q3 फाइनेंशियल ईयर नेट प्रॉफिट है फेल बाय 30%, मतलब वो 30% से कम हुआ है। तो ये क्वेश्चन वो पूछेगी नहीं, क्योंकि SBI का कम हुआ है उसमें, मतलब 30% डिक्रीज हुआ है। तो पर तभी वो 383 करोड़ तक गया है वगैरह वगैरह। अब वो ₹2.5 का डिविडेंड देने वाले हो, मैंने बताया आपको। अब ये SBI का जो स्टॉक का रेट है SBI कार्ड्स का, मेरे ख्याल से वो शायद पूछा जाए, अगर पूछा जाए तो SBI कार्ड्स का जो स्टॉक ट्रेडेड है वो कितने रुपए पे ट्रेड हो रहा है, तो 846.45 रुपीज पे एक स्टॉक बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर। तो मोर और लेस अगर इसका मुझे पूछोगे क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो ये स्टॉक मार्केट पे ट्रेड, मतलब एक स्टॉक की वैल्यू कितनी है अभी रिसेंटली, और ये कि अभी किसी को अपॉइंट, मतलब किसको अपॉइंट किया गया है। और आपको अगर इसे याद रखने की ट्रिक मैंने क्या यूज की है बताऊँ, तो मैंने ऐसा किया था कि AC, मतलब अभिजीत चक्रवर्ती, SP मतलब सलीला पांडे, AC to SP, मतलब एक, मुझे थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो, UPSC में इसलिए करा था क्योंकि मुझे पुलिस में जाना था। तो मुझे इस हिसाब से ये चीज़ याद रहेगी कि भाई असिस्टेंट कमिश्नर टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दोनों की सेम पोस्ट है, पर ये रूरल एरिया में होती है और ये अर्बन एरियाज में होती है, इसलिए इसे असिस्टेंट कमिश्नर बोला जाता है। और वो वाले जो रूरल एरियाज के जो होते हैं, ग्रामीण एरियाज के जो होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोला जाता है उसे। तो मोर और लेस ये एक चीज़ है। AC to SP ट्रांसफर हुआ, उस हिसाब से याद रखो, चीज़ें याद रहेगी शायद। ठीक है, अगले न्यूज़ पे जाते हैं। हाँ, अब ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, मोर और लेस। एक जन निवेश करके है, मतलब पेटीएम पार्टनर, एक पेटीएम ने एक मतलब पार्टनरशिप करी है SBI म्यूचुअल फंड के साथ में, और अब वो ₹250 का भी म्यूचुअल फंड बेचेंगे मार्केट के अंदर, इसलिए वो थोड़ा इम्पोर्टेंट था। तो वही अभी अगर कुछ आया पेपर में तो ऐसा आएगा कि जन निवेश एक चीज़ लाई गई है, वो क्या है और किस किस की पार्टनरशिप है उस चीज़ के लिए। तो पेटीएम है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड है, उतना याद रखना। हाँ, अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो बोल सकते हैं, इसके दो तीन ही चीज़ें आपको याद रखनी है। मोर और लेस ऐसा है कि LIC ने कुछ चीज़ रोल आउट की है, मतलब एग्जिस्टेंस में लाई है। उसे क्या बोला जा रहा है कि एक स्मार्ट पेंशन प्लान है विथ इमीडिएट एन्यूटी। एन्यूटी मतलब पता है आपको क्या होता है? हाँ, इंश्योरेंस टाइप, तो ब्रॉडली बताया आपने थोड़ा। एन्यूटी मतलब, जैसे आप क्या बोल सकते हैं उसे, एन्यूटी मतलब कि मोर और लेस आपको जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा उसके बाद जो पैसे मिलते हैं ना, उसे एन्यूटी बोला जाता है। ओके, मतलब आपको जो मंथली आपको पेंशन टाइप में बोलते हैं ना, वो मोर और लेस एक ब्रॉड वे में एन्यूटी बोला जाता है उसे, कि वो एन्यूटी मिलती है आपको। ठीक है, तो अभी क्या किया, एक स्मार्ट पेंशन प्लान लाया है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। तो इसने क्या किया है, ये स्मार्ट पेंशन प्लान में रेंज ऑफ एन्यूटी प्लान्स दे दिए इसने, रेंज ऑफ एन्यूटी ऑप्शंस दे दिए फॉर सिंगल एज वेल एज जॉइंट लाइफ टाइप ऑफ, मतलब क्या बोल सकते हैं इसमें कि एक एन्यूटी के बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए। एन्यूटी मतलब मैंने आपको बताया कि वो पेंशन का एक टाइप है। तो हम देखेंगे कि अब क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं एन्यूटी के। तो एक, अब ब्रॉड वे में सिर्फ ये समझो कि अ नॉन पार नॉन लिंक इंडिविजुअल ग्रुप, क्या बोला है मैंने, अ नॉन पार नॉन लिंक इंडिविजुअल ग्रुप। अब इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो इस कंपनी से इन्वॉल्व है वगैरह, उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही होंगी तो उसका पार्ट नहीं मिलेगा, पर जो भी एक आपको बोला गया था कि भाई आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, तो उतना इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो LIC भी वही बोल रहा है
कि जो भी इसके कस्टमर्स है जिनको डिविडेंड नहीं मिलने वाला है पर एक इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो उन्होंने फंड दिया है, जो पहले ही बोल दिया था कि आपको इसका इंटरेस्ट मिलेगा, तो उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली जो ऐसे लोग हैं कस्टमर, उनको एक सिंगल प्रीमियम भी मिलेगा। सिंगल प्रीमियम अब क्या होता है, समझो आप किसी का इंश्योरेंस, किसी ने इंश्योरेंस लिया है या फिर लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, मैंने भी नहीं लिया, तो इतना कुछ नहीं। तो लाइफ इंश्योरेंस मैं क्या बोल रहा हूँ कि समझो आपने किसी का अगर कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले रहे हो, तो आप क्या करते हो, महीने के कुछ पैसे उसमें रखते हो, कुछ लोग साल में पैसे उस इंश्योरेंस प्रोडक्ट में डालते हैं कि भाई मेडिकल इंश्योरेंस है वगैरह वो वाले केस। पर अब ये मैंने आपको क्या बताया था हेडिंग में कि रेंज ऑफ एन्युइटी प्लान्स दे रहे हैं, मतलब रेंज है। तो इसमें एक रेंज क्या है, एक टाइप क्या है कि आप सिंगल में प्रीमियम दे दो, मतलब पूरा जो अमाउंट है आपका, समझो आप 10 लाख रुपए लिए और डायरेक्टली एक बार में ही दे दिया आपको LIC कि भाई अब तो इसका मंथली हमारे को कुछ ना कुछ इतना देते रहे इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये सिंगल प्रीमियम मतलब आप बार बार प्रीमियम नहीं जमा कर रहे हो इंश्योरेंस का हर महीने, आपने एक सिंगल प्रीमियम दे दिया है, उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। वैसे एक इमीडिएट एन्युइटी प्लान रहता है, मतलब आपने पैसे दिए और अगले ही महीने से आपको प्रीमियम मिलना, मतलब एन्युइटी के हिसाब से आपको पैसे मिलना चालू हो। फिर अब इसमें लिक्विडिटी ऑप्शन रहता है फॉर पार्शियल और फुल विड्रॉल वगैरह वगैरह। अब ये टेक्निकल टर्म्स है, उसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, मेन है कि आप मिनिमम कितना परचेस कर सकते हैं इस चीज में। तो आप 1 लाख रुपए मिनिमम आपको लेना ही पड़ेगा इस एन्युइटी प्लान में पहले तो। और एक एज कितनी लगेगी, तो 18 साल से अबव, और ये मैक्सिमम एज एट वेरीज फ्रॉम 65 to 100। अब 65 टू मतलब 18 साल से लेकर 100 साल का आदमी भी ये प्रोडक्ट ले सकता है, क्योंकि अगर वो नहीं बचा, सपोज कुछ हादसा हो गया उसके साथ, तो उसकी बीवी बच्चों को पैसे मिलेंगे, इंश्योरेंस का वही सब चीजें चलती है। तो उस हिसाब से कोई भी आदमी मिनिमम अगर 1 लाख रुपए दे रहा है तो उसको इस LIC का बेनिफिट मिलेगा। और उसे मैक्सिमम कितने एज तक मिलेगा, तो 65 to 100। सिंगल प्रीमियम मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया कि वन टाइम प्रीमियम देना पड़ेगा। इमीडिएट एन्युइटी मतलब मैं क्या करता हूँ, पहले तो वो पूरा न्यूज़ कवर करता हूँ, उसकी जो भी चीज़ें हैं वो कवर करता हूँ, बाद में कोई टर्म्स अगर आपको ना समझे तो मैंने वो एक्सप्लेन किए, तो उस हिसाब से देख लेना। बाकी इसकी इस न्यूज़ में इतना कुछ है नहीं। अब ईडाई के बारे में जानेंगे। ईडाई का पहला भी एक न्यूज़ था और अभी ये सेकंड न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है। ईडाई की पहले न्यूज़ क्या थी वैसे, कुछ याद आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ईडाई के बारे में कुछ बताया था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसलिए बोल रहा हूँ रिवीजन चाहिए, अभी का अभी अगर भूल रहे हो तो फिर वो 3-4 महीने बाद भी वही चीज़ होगी। तो ईडाई ने एक 7 मेंबर कमेटी फॉर्म की है टू रिव्यू इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म। जैसे RBI, मैंने आपको बताया था कि भाई इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया था और उसमें कुछ तो खामियां लग रही थी, इसलिए फिर हमने अभी एक नया क्या बोल इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने वाला। वैसे ही अब ईडाई का जो एक्ट था, इंश्योरेंस एक्ट 1938, उसको रिप्लेस करने के लिए ये कमिटी मतलब बनाई गई है, जो कि सोचेंगी कि भाई कंपोजिट लाइसेंस देना चाहिए। कंपोजिट लाइसेंस मतलब लाइफ और क्या बोल सकते हैं एक्सीडेंट वगैरह का इंश्योरेंस एक साथ में देने के लिए किसी को लाइसेंस देना होगा, मोर और लेस। ये जो एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1938, उसके अंदर चेंजेस करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। ओके। और इसमें अभी आपको पता है इंश्योरेंस सेक्टर में FDI कितना अलाउड है, कितना FDI आ सकता है? पहले तो FDI पता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कितना FDI आ सकता है बाहर से इंश्योरेंस मतलब किसी इंश्योरेंस कंपनी में? 70। हाँ बराबर है, तो उतना ही आ सकता है। तो रिसेंटली अब ये जो है कि भाई अब तो इंट्रोड्यूस, अब ये क्या हो गया था कि भाई 74% FDI बाहर से आ सकता है किसी इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी को फंड करने के लिए। पर अभी क्या हो रहा है, अब वो चेंजेस लाना चाहते हैं कि भाई 100% तक FDI अलाउड हो। ओके, क्योंकि फिर उसकी वजह से इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ेगा काफी ज्यादा, ठीक है। तो उसके लिए भी फिर ये जो एक्ट है इंश्योरेंस एक्ट 1938, उसमें भी चेंजेस लगेगी। तो मोर और लेस ये एक्ट को चेंज करने के लिए
बहुत सारे रीजंस है, उस वजह से चेंज होने वाला है। और इसके लिए भी अब ये इंश्योरेंस का एक्ट चेंज होने वाला है, तो इसके लिए किसी ना किसी मेंबर की नियुक्ति की गई होगी। तो दिनेश खरे नाम के एक पर्सन है, खरा करके समथिंग। तो इनका नाम क्या बोल सकते हैं, नियुक्त किया गया है। ये फॉर्मर चेयरमैन है एसबीआई के। ओके। अभी रिसेंटली कौन है एसबीआई का चेयरमैन? एसबीआई के चेयरमैन कौन है अभी रिसेंटली? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा अगर होंगे तो आरबीआई गवर्नर कौन सकता है फिर अब? ठीक है, छोड़ो। अभी रिसेंटली जो इसके है वो सेट्टी करके एक है, सी एस सेट्टी। हाँ। तो अभी तेरे को सेट्टी अन्ना सब याद आ रहा, पहले कुछ याद नहीं आ रहा तेरे को? है बड़बड़ी करता भाई तू पीछे बैठ के। तो ठीक है, चलो अब नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स की न्यूज़ पे आते हैं, वो चीज़ें देखते हैं। एक न्यू मिशन लाया गया है फॉर मन्यूस्क्रिप्ट्स अनाउंस्ड इन यूनियन बजट। आप मेरे को पहले बताओ, मन्यूस्क्रिप्ट्स का नाम सुना है किसने यार? क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर बराबर। फिर अच्छा पता है, पेपर वगैरह पढ़ रहा क्या, उसमें ही पता होगा क्या फिर कैसे? अच्छा। तो क्या होता है, जो भी अब वो पहले अपने, अब ये पता है क्या कि हमारे पेज जो है अभी आप यूज कर रहे हो, जेरोक्स वगैरह कर रहे हो, वो इतने सफेद क्यों रहते हैं? पहले तो पेज कैसे बनता है? पेड़ से बनता है, तो पेड़ व्हाइट कलर का रहता है क्या? तो फिर व्हाइट कैसे हो रहे हैं? ब्लीचिंग, हाँ। ब्लीचिंग का ऐसे पर कौन से केमिकल कौन सा यूज करते हैं? उसके अंदर क्लोरीन पर्टिकुलरली यूज किया जाता है उसे व्हाइट करने के लिए। और ऐसा भी बोला जाता है, मेरे एक ज्योग्राफी के सर बोलते थे कि जितना ज्यादा पढ़ाई में अगर आप लग जाओगे बोले तो एक पॉइंट के बाद आपकी डेथ होने के भी चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि क्लोरीन बहुत ज्यादा यूज होता है बोलते हैं। तो जल्दी पढ़ाई करके यहाँ से निकल जाओ, वही सही रहेगा। तो टू बी फनी, अगर इस हिसाब से देखे जाए तो फिर आपको पता है वो मच्छर मारने के लिए जो गाड़ी आती है, वो जो केमिकल आपके एरिया में छोड़ती है ना, जो थोड़ा अच्छा भी लगता है स्मेल करने के लिए थोड़ा बहुत, पता है क्या? तो वो केमिकल बैंड है बाहर के देशों में, और वो हमारे इधर प्रॉपर वे में छिड़का जा रहा है गंगा जल जैसे। तो अभी क्या हुआ, एक ऐसी है कि बहुत सारे जो कॉलेजेस थे ना, यूनिवर्सिटीज वगैरह, वहाँ पे बहुत सारे मन्यूस्क्रिप्ट्स थे। मन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब पेज है। तो तब के टाइम पे उनको लिखना पड़ता था, तो पेज नहीं था, तो तब पत्तों पे लिखते थे। तो ऐसे पत्तों पे लिखे हुए बहुत सारी चीजें हैं उनके पास में, ऐसी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। तो अब ये यूनिवर्सिटीज के पास ये जो मन्यूस्क्रिप्ट्स है, उनको डिजिटली, मतलब कि अब वो एक मिशन लाया गया है, ज्ञान भारतन मिशन करके। उसके अंदर क्या होगा, ये पूरे जो मन्यूस्क्रिप्ट्स है हमारे इंडिया के लेवल के, वो पूरे स्टडी किए जाएंगे, सर्वे किए जाएंगे, और उसका डिजिटलाइजेशन या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा, मतलब उन्हें प्रिजर्व करने के लिए चीज चलेगी। अब मोर और लेस इस न्यूज में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है नेशनल और स्टेट अफेयर्स में कि ये ज्ञान भारतम मिशन नाम का एक ऐप मतलब लाया गया है, इसमें फिर वो जो भी मनुस्क्रिप्ट हो गए उसे एकत्रित करके सर्वे करके उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए भी शायद आपको नेशनल और स्टेट अफेयर्स की न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इजी लगते पढ़ने के लिए, क्योंकि मोर और लेस इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता, एक वही डिजिटलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन वगैरह 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 होगा। मैंने मनुस्क्रिप्ट मतलब क्या है वो भी आगे बताया है। अभी एक फैक्चुअल वे में है एक न्यूज की, यूनाइटेड स्टेट जो है वो एक 5th नंबर का अपना कंट्री बना है जहाँ से हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। वही है फिर 5th टॉप ऑयल सेलर टू इंडिया। पहले नंबर पे रशिया है, मैंने आपको एक प्रॉपर वे में बता दिया है कि पहले सेकंड थर्ड नंबर पे कौन है। अभी क्या हुआ, अभी एक न्यूज है, आपको पता है कि एक चीज ढूंढ के लाओ मेरे लिए। रूरल एरियाज में जो चीज चलती है, मतलब एक मैपिंग हुई है ना रिसेंटली, कहाँ पे किसका घर है वगैरह वगैरह, ये वाली चीजों की। तो उसके लिए कौन सा मिशन लाया गया था, जो लोकल लेवल पे चीजें, मतलब रूरल एरियाज है ना,
उसका मैप किसने बनाया था, किसके मतलब क्या बोल सकते हैं, मिशन लाया गया था कोई, जिसके तहत ये रूरल एरियाज जो है ना उसका एक मैप बनाया गया था प्रॉपर। कुछ याद आ रहा है क्या? थोड़ा देख लेना। ये जो नक्शा नाम का एक है ना, मतलब लाया गया है रिसेंटली, नक्शा नाम का प्रोग्राम, वो मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ। एक तो एक पायलट बेसिस पे है, अब कुछ कुछ जो स्टेट्स है वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ें मतलब लगा के देख रहे कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना मेरे हिसाब से तो पहले, कि एक नक्शा मतलब नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। मतलब ये पर्टिकुलरली जो भी अर्बन एरियाज है, जैसे हमारा गाड़गे नगर, तो ये पर्टिकुलरली पूरा मैप बनाएगा गाड़गे नगर का, जो भी सैटेलाइट्स हमारे ऊपर है या फिर ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल करके प्रॉपरली की बराबर प्रॉपरली घर बने हुए हैं नहीं है, अगर कोई कहाँ पे आग लग जाती है तो वहाँ पे गाड़ियाँ जा सकती है कि फायर फाइटर्स की, या फिर प्लॉट वगैरह, मतलब एक प्रॉपर डाटा बनाने के लिए अर्बन एरियाज के एरियाज का कि नक्शा नाम का एक ऐप लाया गया है। और ये पर्टिकुलरली रिसेंटली अभी पूरा इंडिया लेवल पे लागू नहीं हुआ है, रिसेंटली मध्य प्रदेश में इस चीज़ को मतलब अर्बन सेटलमेंट में ये चीज़ लगा के देखी है उन्होंने। तो वही अब ये क्या करेगा, तो ये मेकिंग लाइफ इजियर फॉर सिटीजन्स वगैरह एक मैप रहा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाती, प्लानिंग के लिए ये हेल्प करेगा। बस बाकी तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसका। इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज़ देखते हैं, एक बार हेडिंग देखो फिर हम प्रोसीड करते हैं। कुछ ध्यान में आ रहा है इससे, हेडिंग से क्या ध्यान में आ रहा है? अभी कुछ नहीं। देखो ये न्यूज़ का क्या मीनिंग है कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी सबमिट हुई है पेरिस में रिसेंटली। अभी जो भी क्या हो रहा है, जैसे आप सोचोगे कि कैसा होती है चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे, कोई भी अगर बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट करने वाली अगर चीज़ें चल रही होगी, जैसे क्लाइमेट चेंज है, तो बहुत लोग वर्ल्ड लेवल पे जमा होते हैं, सोचते हैं कि चीज़ें कैसे प्रोसीड की जाए वगैरह वगैरह। वैसे ही एक एआई एक्शन सबमिट है जो एआई के बारे में सोचते हैं। तो अभी उसकी रिसेंटली मीट हुई थी पेरिस के अंदर, जो पर्टिकुलरली सोचना चाहते कि ठीक है ये जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन सेंट्रिक है, ह्यूमन को इफिशिएंटली काम कर सके वगैरह, उस हिसाब से हेल्पफुल नेचर की हो ना, उससे फ्रॉड मतलब फ्रॉड ना हो भाई कि भाई एआई का यूज करके बहुत गलत गलत काम भी होते हैं, मोरलेस आपने देखा होगा। एकदम ऐसा किसी का भी एक पर्टिकुलरली वीडियो, आपने डीप फेक का नाम सुना है क्या? डीप फेक, ओके, क्या होता है डीप फेक? हाँ, चैट, डीप सीक नहीं बोला मैं, डीप सीक नहीं, चैट जीपीटी। तो जो ये जो डीप फेक था ना उसमें क्या होता है कि आपके पर्टिकुलरली सपोजिटली मेरे अगर किसी ने 10-15 फोटो ले लिए पूरे ऐसे प्रॉपर एंगल से, तो वो पूरा एक वीडियो क्रिएट कर सकते मेरा। मैं मतलब उसमें पूरा ऐसा प्रॉपरली कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ उसमें उस हिसाब से, तो पूरा ऐसा क्या बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन फीड हो जाती है वो एआई प्रोग्राम को, और वो पर्टिकुलरली वही चीज़ बोलेगा, और उसकी वजह से क्या होता है फिर दंगे भड़कते अगर कोई गलत लोगों को वो टेक्नोलॉजी मिल गई तो इसलिए भी ये चीज़ें वर्ल्ड लेवल पे ऐसी चीज़ें सोची जा रही है। तो रिसेंटली क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और उनके जो काउंटर पार्ट है इमैनुअल मैक्रोन ने, दोनों फ्रांस के ये है वो प्रेसिडेंट, तो उन दोनों ने मिलकर क्या किया कि ये जो पर्टिकुलरली बैठक थी उसके लिए वो होस्ट थे, मतलब एक क्या बोल सकते हैं दोनों मेंबर्स थे उस चीज़ को गठित क्या बोल सकते हैं घटना को अंजाम देते हुए। तो इसमें क्या हुआ, तो भाई वही बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बातें की कि भाई किस हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो कहाँ कहाँ के लोग थे, 58 कंट्रीज के लोग थे, यूरोपियन यूनियन था। और अगर इसकी एक बात देखी जाए तो आपको दिखेगा कि ये जो स्टेटमेंट निकला इन सबके आखिरी जो बातें हुई उस हिसाब से, तो उसे साइन किसने किसने नहीं किया, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने नहीं किया और यूनाइटेड किंगडम ने नहीं किया। और ये
पहला मीटिंग नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये थर्ड मीटिंग है, इंटरनेशनल मीटिंग। और इसमें यूके, पहला जो मीटिंग हुआ था वो यूके में हुआ था, सेकंड नंबर का साउथ कोरिया में हुआ था, और थर्ड नंबर का अभी जो हुआ है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन, ये कहाँ पे हुआ है? पेरिस में हुआ है। ओके। और फिर बाकी इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है कि अभी जो थर्ड नंबर मतलब फोर्थ नंबर का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मीटिंग होने वाली है वो इंडिया में होने वाली है। ठीक है। अब इंडिया और यूएस रिलेटेड इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज़ देख लीजिए कि आपको पता ही है मोदी जी जहाँ भी जाते हैं उनके अच्छे खासे व्यवहार हो जाते किसके साथ में और संबंध बन जाते। जैसे बराक ओबामा के टाइम पे हमने देखा था कि वो बराक को कोई भी नाम लेके बात करते थे। तो बराक ओबामा के साथ जैसा था वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ में भी उनका वैसे ही है कि इंडिया यूएस ने बोल्स्टर की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ न्यू डिफेंस एंड ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। तो अभी इन दोनों की पार्टनरशिप और अच्छी बनने के लिए चीज़ें काम हुए हैं पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। तो इन्होंने क्या किया, एक यूएस की इनिशिएटिव, अगर आप इस न्यूज़ के बारे में पूछेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है तो इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो है इनके इनिशिएटिव्स कौन से लिए गए। तो एक इनिशिएटिव है यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट। इसमें क्या होने वाला है, तो वही कैटेलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सिलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, और वही फिर इनके व्यवहार हुए। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, डिफेंस की पार्टनरशिप हुई वगैरह वगैरह। अगर पूछोगे क्या इंपॉर्टेंट है सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे ये मिशन 500 पूछा गया, तो शायद से मेरे हिसाब से पेपर में ये पूछा जाएगा मिशन 500 क्या है। तो ये मिशन 500 क्या है कि ये डबल करना चाहता है बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस, और वो कितने पे ले जाना चाहता है, 500 बिलियन तक लेके जाना चाहता है बाय 2030। और वो अभी अगर ये डबल करना चाहता है तो मतलब अभी 250 बिलियन होगा ये तो बताया गया है। और एक ये भी है कि भाई यूएस इंडिया ट्रस्ट बनेगा। ये जो भी ऐसे बड़े बड़े लोग बहुत बड़े लेवल पे मिलते हैं ना, तो ये अपने इसको ऐसे टर्म्स टर्मिनोलॉजीज नाम वगैरह कुछ ना कुछ कि भाई बताने के लिए, वैसे ही फिर ये यूएस इंडिया ट्रस्ट है, एक ट्रांसफरिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। जैसे मोदी जी है ना, अभी एक आपने नाम सुना होगा नमो भारत करके, पता है क्या है नाम? नमो भारत करके पता है क्या, किसी को पता है कुछ इस बारे में क्या है? तो नमो भारत मतलब आपको क्या लगता है नमो भारत से क्या होगा, क्या होगा? ऐसे ब्रॉडली सोचो तो सही, नाम से क्या दिखा, क्या लगता होगा कि क्या कर रहे होगे वो नमो भारत में? क्या नमो भारत नाम क्या बन रहा है पता है? एक रास्ता बनने वाला है दिल्ली टू मेरठ, उसका नाम उन्होंने नमो भारत किया है। ओके। तो मोदी उन जैसे अब ये बड़े बड़े लोग अगर मिल रहे होंगे तो एक दूसरे की जो क्या बोल सकते हैं चीजें पता होगी उनको कि भाई ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वैसे ये नमो भारत जो है, नमो भारत था उसी हिसाब से ही फिर ये यूएस इंडिया ट्रस्ट है। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प को भी मोदी जी के लैंग्वेज में पता होगा कि भाई ये एकदम ऐसे कुछ ना कुछ नाम देते थे कोई भी अगर चीज अगर एग्जिस्टेंस में लाते तो वैसे ही उन्होंने जब ये दोनों मिले तो यूएस इंडिया ट्रस्ट नाम दे दिया कि ट्रांसफरिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। अब मेरे हाँ बस बाकी इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कुछ पूछा गया मेरे हिसाब से अभी के जो पेपर आएंगे, अगर ये न्यूज़ पे से तो मैं आपको बता दिया कि इसमें से क्या पूछा जाएगा अगर पूछा गया तो। एक तो मिशन 500 के बारे में पूछा जाएगा, या फिर इस बारे में पूछा जाएगा कि यूएस कॉम्पैक्ट का फुल फॉर्म वगैरह कि भाई सी मतलब क्या होता है या फिर एम मतलब क्या होता है वो वाले केस में। या फिर पूछा जाएगा अगर, तो फिर 47 प्रेसिडेंट, पहले तो डोनाल्ड ट्रम्प कितने नंबर के प्रेसिडेंट है, 47 से वाइस प्रेसिडेंट कौन है उस बारे में कुछ पूछा जाएगा। और एक थर्ड होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अभी यहाँ पे नहीं है पर वो याद रखना कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, वो थोड़ा देख लेना। मैं आपको बताता नहीं हूँ, कुछ चीज़ें नहीं बताई हुई ठीक रहती है, फिर आदमी थोड़ा सोचता है कि क्या होगा। ठीक है। ओपेक, ओपेक का नाम सुना है आपने कभी? ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नहीं सुना है। ओके। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है
ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक प्लस। ऐसा मेरे को एक बात बताओ, पेट्रोलियम कहाँ पे, मतलब है ना, वो वाले एरिया में पेट्रोल है। फिर क्या हो गया था, अब वहां पे काम करने वाली कंपनियां कौन सी है मोस्टली, मतलब पेट्रोल नो डाउट वहां पे है, पर वहां पे कंपनियां स्टेब्लिश करना पड़ेगी ना वो पेट्रोल निकालने के लिए वगैरह सब कुछ। तो कौन सी कंपनियां है वहां पे, कौन से देश की कंपनियां है, यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। तो अब क्या हो रहा था कि ये ओपेक क्यों आया, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। क्या हो गया था, अब जैसे ये पेट्रोल किनके पास में है, उनके पास में है, पर ये जो कंपनियां थी ना वो यूएस की थी, तो वो क्या करती थी, उनके हिसाब से सब टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज चलते थे कि भाई बोला गया तो इतना ही पेट्रोल मार्केट में लाएंगे। मतलब वो जिनका पेट्रोल है, जिनकी मतलब पर्टिकुलरली वो पेट्रोल की खान है, उनको उस चीज का फायदा नहीं हो रहा था। सबसे ज्यादा फायदा इन यूएस यूके फ्रांस की कंपनियां जो है उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। और एक क्या बोल सकते हैं उन्होंने ऐसा, अभी बहुत सारी कंपनियां मिलके अपनी एक क्या बोल सकते हैं हेजीमोनी चला रही थी, दादागिरी चला रही थी, एक ब्रॉड टर्म में आपको बोलो तो फिर क्या हो गया, ओपेक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इन्होंने क्या करा, ये सब लोग जो भी जिनके पास पेट्रोल है खुद का, वो कंपनियां मतलब ये जो भी कंट्रीज है वो एक साथ आए और उन्होंने डिसाइड करने का सोचा कि ये जो कंपनियां है वो हमको मतलब नौकर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, पर हमको क्या करना है, हम सब लोग साथ में आ जाएंगे और हम डील करेंगे कि हमको कब पेट्रोल बेचना है कब नहीं बेचना है, उस हिसाब से चीजें चलाने के लिए। मतलब मोर और लेस ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सपोर्टिंग पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का है, पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का है। और इसके तहत अब अगर क्वेश्चन पूछा गया, अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद रखना कि ये ओपेक प्लस है, ये ओपेक नहीं है। तो अभी क्या हुआ रिसेंटली, ब्राजील मेंबर हो गया ये ओपेक प्लस का। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन होंगी, जैसे ओपेक है, तो एक ओपेक प्लस मतलब जो भी बाहर के देश होंगे जिनको एड ऑन होना है और जो बाद में आ रहे हैं उनको ओपेक प्लस में लिया जाता, मतलब वो सिर्फ एक पार्टनर कंट्री रहते, वो डिसीजन मेकिंग में नहीं रहते। ओपेक अलग, एक ब्रॉड वे में आपको बताऊं, ओपेक अलग हो गया और ओपेक प्लस अलग हो गया। ओपेक में जो मेन कंट्रीज है जो डिसीजन मेकिंग का पार्ट है वो इसमें है ओपेक में। और ये क्यों आया था, क्योंकि ये कंपनीज का जो हेजीमोनी चल रही थी दादागिरी उसको हटाने के लिए। पर ओपेक प्लस जो है वो एज अ पार्टनर कंट्री है, मतलब जो भी नए आदमी उसमें एड ऑन होना चाहते हैं, और ये जो ओपेक कंट्री जिनको परमिशन नहीं दे रही कि भाई तुम डायरेक्ट ये मेन बॉडी का हिस्सा हो, तो वो डायरेक्टली सिर्फ इसका मेंबर रहते हैं ओपेक प्लस का। तो अभी जो रिसेंटली चीज हुई है कि ब्राजील जो एड ऑन हुआ है वो ओपेक प्लस में हुआ है, ना कि ओपेक में हुआ है। ठीक है, तो ये किस चीज से डील करता है, तो फिर फॉसिल फ्यूल्स रिन्यूएबल एनर्जी जो भी पेट्रोल एक्सपोर्टिंग पेट्रोल रिलेटेड है उस चीज। तो फिर अभी मैंने आपको एक हिस्ट्री देते हुए बताया है कि ओपेक कब एग्जिस्टेंस में आया था वगैरह वगैरह। 1960 में फिर इन्होंने ये कंट्रीज ने सोचा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए और फिर ये चीज हुई थी। और ये मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ ओपेक प्लस के बारे में भी बताया है कि ओपेक प्लस कब एग्जिस्टेंस में आया है। और रशिया ओपेक का मेंबर नहीं है, ओपेक प्लस का मेंबर है। ठीक है, मतलब 2016 के बाद में वो एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब थोड़े बहुत अपॉइंटमेंट्स हैं जो हम देखेंगे। अब मैंने जो इसमें ट्रिक्स इस्तेमाल करी है मेरे ख्याल से आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। तो अब इनका नाम क्या है, एक ज्ञानेश कुमार करके है जो अपने इंडिया के 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले हैं। मैंने इसके बारे में ऐसा सोचा था कि कोई ज्ञानी आदमी होगा जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा। उस हिसाब से इस चीज को याद रखो कि भाई ज्ञानेश कुमार को 26 इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। तो मुझे तो इस वजह से ये चीज याद रहेगी कि भाई ये ज्ञानी आदमी है इसलिए इसको अपॉइंट किया गया ऐसा है। ठीक है, और ये थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज है ज्ञानेश कुमार की, क्योंकि अभी रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनने की जो प्रोसेस थी, एक अपॉइंटमेंट प्रोसेस थी, उसे चेंज किया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस चेंज की गई थी और वो सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर लीगल मतलब एक्शंस लिए गए
और उसका जो केस है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है रिसेंटली। मतलब जिस दिन ज्ञानेश कुमार को चुना गया उसके एक दिन पहले ही वो जो पर्टिकुलर एक्ट है जिसके तहत उन्हें चुना गया वो कोर्ट रूम में था, कोर्ट रूम में पेश होने वाला था, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज। और इनके पहले कौन थे? राजीव कुमार, जो प्रीडेसर होते हैं और जो अभी मतलब सक्सीडर होते हैं उस चीज को, ये दोनों चीजें याद रखने को ना। तो मैंने इसको ऐसे याद रखा है कि पहला जो टाइम था मोनार्की वगैरह का, राजा महाराजों का, तो ऐसा सपोज करो कि कोई मतलब राजा आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कुर्सी पे बैठा हुआ था जो एकदम राज करना चाहता था सिर्फ, पर अब उसे हटाकर एक कोई ज्ञानी आदमी है उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। उस वजह से ये चीज याद रखना। और टू बी फ्रैंक ये ऐसे ही याद रखो क्योंकि मैं बता रहा हूँ अभी ऐसे जब आपका पेपर होगा ना तब 50 लोग आ जाएंगे जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है और वो एक साथ मिक्स हो जाएंगे। जैसे उसने संजय मल्होत्रा बोला, एसबीआई का मतलब चेयरमैन का नाम जो भी है संजय मल्होत्रा बोला। और मोस्टली मैं बता रहा हूँ कि संजय मल्होत्रा और शेट्टी ये बहुत कॉमन नेम है, आपने कहाँ ना कहाँ पेपर में सुने होंगे, एसबीआई चेयरमैन और आरबीआई गवर्नर का कहाँ ना कहाँ सुने होंगे। पर तब भी अगर ऐसा हो रहा है, सिर्फ उसी के केस में नहीं, इन्होंने तो मुंह नहीं खोले बहुत लोगों ने, वो भी वही बोलेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो याद रखना उस चीज को, कोई ना कोई ट्रिक इस्तेमाल करो उस वजह से याद रहेगा। हाँ, अब एक चीफ इलेक्शन इकोनॉमिक एडवाइजर है, इनका नाम क्या है? बी अनंत नागेश्वरन। तो इनका जो टर्म है वो अब 1 साल से बढ़ा दिया गया है शायद। हाँ, इनका टेन्योर बनाया गया है, कितने साल से बढ़ा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका सिर्फ टेन्योर बढ़ा दिया गया है। अब उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने अभी जो अब वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, तो उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में बताया था कि जीडीपी का जो ग्रोथ है वो 6.3 to 6.8 रहेगा। ये चीज एक याद रखना। और इकोनॉमिक ग्रोथ, जो रिसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने बोली है वो 5.4 जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए इन द सितंबर क्वार्टर, स्लोएस्ट इन नियरली 2 ईयर। मतलब इतनी है एट प्रेजेंट 5.4% जीडीपी ग्रोथ है हमारी। अब ये एक फैक्ट, ये वाला एक फैक्ट याद रखना और इनका नाम याद रखना। मैंने इनको याद रखते हुए अब इनके, मैं फुल रिस्पेक्ट दे रहा हूँ इनको, पर मुझे याद रखने के लिए यही चॉइस था। तो ये नागेश्वरन था, तो मुझे नाग टाइप में कुछ तो याद आया इनके केस में, तो मैंने यहाँ पे मोर और लेस मेरे नोट्स में मैंने नागोबा करके लिखा है। तो अगर मेरे को अगर नागेश्वरन नाग भी दिख गया तो मैं ये ऑप्शन टिक कर दूंगा कि ये है सब। मैं आपको मैंने आज मेरी नोट्स लाई है दिखाने के लिए, किसको देखना होगा तो देख सकता है, यहाँ पे ही है। मैं आपको बता दूंगा कि मैंने वैसे मार्कआउट किया है और मैं चाहता हूँ कि शायद आप भी वैसा मार्कआउट करें तो सही रहेगा। हाँ, अब ये रिसेंटली नीति आयोग के जो सीईओ है उनका भी टेन्योर बढ़ाया गया है। उनका नाम सुब्रमण्यम था, मैंने सुब्बू करके याद रखा है शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि मुझे याद नहीं रह रहा था उस वे में, तो मैंने सुब्बू करके याद रखा है इसको ऐसा। मैंने सुब्बू मराठी में हिंदी में जो भी सेंस में बन रहा है, तो ठीक है। हाँ, अभी अमाउंट एंड एग्रीमेंट देख लेते हैं, सिर्फ एक ही मुझे इम्पोर्टेंट लगा मोस्टली। एक आईएफसी है, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, उन्होंने 860 करोड़ इन क्यूब इनवाइट सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड, एक लिंक्ड बॉन्ड है जो सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड है, मतलब सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए भाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने टाइम पे वगैरह, उस वे से ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आया गया था। तो ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट 860 करोड़ रुपए लगाकर, मतलब 860 करोड़ सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड मार्केट में लाकर इस कंपनी ने आईएफसी से लीड इन्वेस्ट किया है, आईएफसी ने उसके अंदर। तो ये चीज याद रखना मेरे हिसाब से थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो वो सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड है, मतलब किस केस में यूज होगा? तो एक्वेजिशन, पहले तो ये जो इनवाइट्स है, मतलब आपको पहले बताया, उसने एक नैम नाम का एक्सप्रेस वे है, हाईवे बिटवीन चेन्नई एंड हैदराबाद, वो उसने साथ मतलब उसकी उसने क्या बोल सकते हैं जिम्मेदारी ले ली थी, एक्विजिशन किया था उस एक्सप्रेस वे का। उसके तहत ये सस्टेनेबल लिंक बॉन्ड में उसने किसी की इन्वेस्टमेंट मांगी थी और उसको
860 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिल गई है आईएफसी की तरफ से। अब अगर न्यूज़ आप बोलोगे तो ये न्यूज़ पर्टिकुलरली एमओयूज कोलैबोरेशन वगैरह वाले केस में। तो इसमें क्या हुआ है कि इंडिया और अर्जेंटीना ने एक क्या बोल सकते हैं बायलैटरल एमओयू साइन किया है। तो एक कॉपरेशन है, वो किस लिए है तो लिथियम एक्सप्लोरेशन। जो अर्जेंटीना है उसके एरिया में लिथियम मिलता है। लिथियम किस लिए यूज हो रहा है अभी रिसेंटली? बैटरीज वगैरह, मतलब ईवीज बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कार्स बोलो या फिर बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे भी हमें लिथियम यूज करना पड़ रहा है, इसलिए भी इंडिया और अर्जेंटीना ने एक क्या बोल सकते हैं एमओयू साइन किया एक दूसरे के साथ, और ये लिथियम एक्सप्लोरेशन का संकल्प लिया मोरल में। और फिर अब ये इसमें थोड़ा बहुत इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा देख लेना सिर्फ कि इंडियन कंपनी कौन सी इन्वॉल्व है। वैसे तो ये याद ही रहेगा, काबिल नाम की कंपनी है जो इन्वॉल्व है इसके लिए। बाकी कुछ नहीं है। हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट वन लाइनर जो होते हैं मैं खुद ही बहुत कम पढ़ता हूँ ये, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट वाले ही लिखता हूँ, क्योंकि पता नहीं हमें क्या पूछने वाले हैं। अगर वो रैंडमली पूछ रहे हैं, मैं आपको बैंकिंग अपॉइंटमेंट और स्कीम्स वगैरह ये जो होते हैं ना, ये प्रॉपर जो है जो पूछ सकते हैं वो लेता ही लेता हूँ। पर जो बाकी के टॉपिक है जो बैंकिंग रिलेटेड है, मतलब उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं पर उसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो वाले टॉपिक मैं बहुत कम लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वैसे भी 50 में से 50 तो किसको नहीं मिलने वाले। तो मैंने ये भी इम्पोर्टेंट ही वन लाइनर उठाया है। तो फोर्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन नो मनी फॉर टेरर। कोई भी टेरर के लिए कोई मनी नहीं देगा उस केस में। तो ये म्यूनिक जर्मनी में हुई थी। और एक इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, ओशन रिलेटेड मामलों पे कुछ ना कुछ होगा कॉन्फ्रेंस, तो ओमान में हुई थी। माउंट इबू वोल्केनो है इंडोनेशिया का, अभी रिसेंटली उसमें कुछ तो इरप्शन हुई होगा या कुछ ना कुछ हुआ होगा, उससे रिलेटेड न्यूज में था। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था, वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट हुआ है। कुछ ना कुछ वन लाइनर पूछा जा सकता है। और अभी प्रयागराज थोड़ा बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था, कुंभ मेला हुआ है वहाँ पे, तो इसलिए भी शायद वो पूछा जाएगा। अब इंडिया फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम है, मतलब ऐसे वॉल पे आर्ट। आप वो वेलकम टू अमरावती के पास गए हो क्या? वॉल्स पे ऐसी बहुत ड्राइंग्स की है, यहाँ पे उससे अच्छी की है। पर यहाँ पे भी है कि ये फर्स्ट ओपन एयर वॉल्ट म्यूजियम है। वॉल है वहाँ पे और उसके ऊपर प्रॉपर ऐसा क्या बोल सकते हैं डिजाइन वगैरह या फिर होगा कुछ ना कुछ वहाँ पे, इसलिए फिर वो फर्स्ट ओपन एयर है, इसलिए भी याद रखना। और इंडिया के फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट लगाया गया है। मतलब आपके घर पे, आपके किसी के घर पे सोलर ऐसा है क्या, प्लेट्स वगैरह है? तो अब वो प्लेट्स ऐसी होती है ओके 45 डिग्री पे। अब वो एक साइड से ही पर्टिकुलरली मतलब वो एनर्जी ले रही है। पर ये वाली जो प्लेट्स है ना वो ऐसी खड़ी रखी गई है, मतलब सुबह 12 बजे तक यहाँ पे एनर्जी जनरेट होगी और 12 बजे के बाद में इधर की जो प्लेट्स है वो जनरेट करेगी एनर्जी। तो ये बाईफेशियल है, दोनों तरफ से मुंह है इसको। फर्स्ट है ये वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट है। और वो कहाँ पे? मेट्रो रहते हैं, मेट्रोज वगैरह दिल्ली की जो मेट्रो है वहाँ पे उसके वायडेक्ट है, तो वहाँ पे है। तो ये न्यू दिल्ली में, उस वजह से याद रखना। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन अभी से करते चलो। मेरा ऐसा बोलना है कि जब मेंस आएगा ना पता नहीं चलेगा कि कितनी चीज़ें याद है कितनी नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू, क्लास एंड करते हैं। किसी को अगर नोट्स देखना होगा, ज़बरदस्ती नहीं है तो देख सकते हो। एंड करते हैं क्लास।